बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। हवेली में आज बेहद चहल पहल थी। सब मुख्तलिफ कामों में मशगूल नजर आ रहे थे। हर सू गुलाब के फूलों की खुशबू नथनों से टकराती तो दिल को सैराब कर जाती। ए रोशनी, बात सुन मेरी, जरा यहाँ आ। फिरदौस ने उसे दूर से आवाज लगाई थी। वो जो छोटे छोटे कदम उठाती जीने फलांग रही थी, उनकी पुकार पर तेजी से उतरने लगी। जी दादी जान, मुदबाना अंदाज में कहती वो उनके करीब आकर खड़ी हो गई। आय हाय, पीला जोड़ा। रोशनी, बंदा अपने रंग की मुनासबत से कपड़े पहनता अच्छा लगता है। अब तू ही बता, भला तेरी स्याह रंगत पर ये पीला जोड़ा जचता है भला? अब रोहील के ससुराल वाले आएंगे तो क्या कहेंगे कि तमीज सिखाने वाला भी कोई नहीं यहाँ। जा जाकर कपड़े बदल, कोई ढंग का पहन जोड़ा। वो तहकीर आमेज लहजे में बोलती उसके दिल को ठेस पहुंचा गई थी। बामुश्किल उसने इस बात में सर हिलाकर अपनी स्याह आंखों में उभरती नमी को अपने अंदर उतारा था। अपने कमरे में आकर वो जब्त ना कर पाई तो आंसू बहाने लगी। अलमारी में से स्याह रंग का जोड़ा निकालकर फौरी ही उसने तब्दील कर लिया। एक नजर अपने पीले जोड़े पर डालकर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी रंगत के मुताबिक ये स्याह रंग ही मुझ पर जचेगा। कितना शौक था मुझे उस पीले जोड़े को पहनने का, लेकिन शायद मेरी किस्मत भी ऐसी ही है, मेरे रंग की तरह स्याह। वो आईने के मुकाबिल खड़ी सिसकियों से रो रही थी। रोशनी, तू यहाँ है? कब से तुझे बुला रही हूँ। आजा, किंजा आ गई है, मेहमान भी आ रहे हैं। और ये क्या, तूने स्याह जोड़ा क्यों पहन लिया? कमरे में झांकते हुए फिल्जा उजलत में बोल रही थी, मगर जैसे ही उनकी निगाह उसके कपड़ों पर गई वो अचंभे से उसे देखने लगी। अम्मी, ऐसे ही बदल लिया और चले ना, किंजा भाभी को दोबारा देखने का इश्तियाक हो रहा है। अपने आंसू छुपाकर उसने स्याह दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ लिया। हवेली में आज दावत रखी गई थी। रोहील के वलीमे के बाद दुल्हन अपने मैके 10 दिन गुजारने के बाद आज लौटी थी। फिरदौस ने अपने पोते के लिए सफेद और खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया था। रोशनी के साथ साथ तमाम लोगों को भी उसे देखने का इश्तियाक था। उसकी निगाह कमरे में पलंग पर बैठी किंजा पर जा टिकी। उसकी सफेद रंगत पर उसे रश्क सा आया था। अरे रोशनी, क्या सोचे जा रही है? ये देखना, तस्वीर उतारी जा रही हैं। खुशी का मौका है पगली, यहाँ आ, किंजा के पास बैठ जा। ओ भाईजान, जरा हमारी बच्ची की तस्वीर तो उतारियो। फिल्जा ने उसे दूर से इशारा किया तो वो किंजा के पास जा बैठी। तस्वीर उतारने वाले ने फौरी कैमरे का रुख रोशनी और किंजा की जानिब किया। अरे फिल्जा, ये क्या, रात और दिन का समा है, जरा फातिमा को बिठाइयो इधर, देखना कितनी तस्वीर जचेगी। फिरदौस ने कमरे में आते ही फातिमा की जानिब इशारा किया। रोशनी को रात से तशबीह दी गई थी, जिसे समझते हुए रोशनी दिल गिरफ्ता होकर वहाँ से उठ खड़ी हुई। दबे दबे कहकहों की आवाजें भी उसे सुनाई दी थी। ना माँ चांद सी है, ना मेरी रोशनी। फिल्जा को फिरदौस का यूं कहना भाया नहीं था। अरे बहू, क्यों चांद को शर्मिंदा करती है पगली, और तू चल बैठना इधर। फिल्जा को टोकते हुए उन्होंने फातिमा को पलंग पर बिठाया था। हवेली में किसी की हिम्मत न थी फिरदौस को कुछ कहने की, तभी उन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। रोशनी ने दिल बर्दाश्ता होकर छत का रुख किया। उसकी निगाह आसमान के ऐन वस्त में उस खूबसूरत रोशन 14वीं के चांद पर जा ठहरी। इस मनमोहन मंजिर को देखकर उसे अपने कल्ब में सुकून उतरता हुआ महसूस हो रहा था। जब भी वो उदास होती उस चांद को जरूर देखती थी। रोशनी, जानती हो ये आसमान तुम्हें क्या पैगाम दे रहा है? रियान ने उसकी निगाह के ताक़ुब में देखकर उससे नर्म लहजे में इस्तफसार किया। क्या दे रहा है मुझे पैगाम रियान? वो चौंक कर रियान को देखने लगी, जिसकी निगाहों में उसके लिए नर्म तासुर था। ये रात स्याह है, लेकिन देखो चांद उस स्याह रात में भी स्याह नहीं है, बल्कि रोशन है, बेहद रोशन। तो रोशनी, ये रात तुम्हें पैगाम दे रही है कि रंग नहीं बल्कि अपना दिल खूबसूरत बनाओ। कभी देखा है तुमने कि लोग रात के स्याह रंग के सबब इस खूबसूरत चांद को नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं देखा ना ऐसा? तो रोशनी, तुम भी सबक सीखो ना। कोई कहे कि तुम स्याह हो तो सर को खम देकर एतमाद के साथ कहा करो, मैं स्याह हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर चांद सा ये दिल है। कोई तुम्हें स्याह कहे मगर तुम मेरे लिए चांद जैसी हो। क्या लहजा था उसका, खूबसूरत, गंभीर और नर्म लहजा जिसमें वो खोए जा रही थी। ये आपकी
ही मोहब्बत है रियान जिसने मुझे मजबूत बनाए रखा है। आपकी बातों से मुझे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। बस मेरा नसीब आपके साथ जुड़ जाए तो कोई भी मुझे स्याह कहे या कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका बड़ा दिल है जो मुझ जैसी लड़की पर आ गया। उसने सर उठाकर रियान को देखकर मोहब्बत से भरे लहजे में कहा था, मेरे लिए रंग थोड़ी ना अहम है। देखना कोई लाख रोके मगर तुमसे शादी करके रहूंगा। बस तुम भी मुझसे मोहब्बत करती रहना। रियान ने उसकी आंखों में देखकर यकीन दिलाया था। रोशनी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा था। वो शख्स उसकी जिंदगी में चांद ही बनकर आया था, तभी तो उसे रोशनी की स्याह रात सी रंगत से भी फर्क न पड़ रहा था। रात की तारीकी दिन के उजाले में तब्दील हो चुकी थी। हवेली में तमाम अफराद उठ चुके थे। अमूमन यहाँ सब 9 बजे ही उठ जाया करते थे। अस्सलामुअलैकुम दादी जान, अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, सबको अस्सलामुअलैकुम। वो सबको सलाम करती चारपाई पर जा बैठी। वालेकुम अस्सलाम। हर तरफ से उसके सलाम का जवाब दिया गया था। रोशनी, आज नाश्ते में हलवा पूरी है, तू 10 चाय पिएगी? फिल्जा ने बावर्ची खाने के दरीचे से झांका था। हवेली की औरतों की जुबान में उर्दू और पंजाबी का इम्तिजाज शामिल था। चाय पिएगी तो रंग स्याह करेगी। फिल्जा अब्बा कुछ ते रहम करो बच्ची पर। महनाज जो उस घर की छोटी बहू थी, उन्होंने तंजिया आवाज लगाई। रियान साकत और सामत रोशनी के उदास चेहरे को देख रहा था। रोशनी के लिए नर्म बोल बोल कर वो अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था। एक ही तो धी है मेरी, ख्याल रखना तो बनता है ना। ये किस किताब में लिखा है चाय पीने से रंग काला होता है? फिल्जा एक नर्म और ठंडे मिजाज की मालिक थी। हमेशा की तरह उनका जवाब कोमल ही आया था। यकीन का तो जमाना ही नहीं रहा है अम्मी जान, महनाज ने फिरदौस से शिकवा किया। वो सबसे अलग थलग चारपाई पर बैठी थी, हाथ में तस्बीह थामे वो दाने आगे कर रही थी। छोड़ दे बहू, किसी को कुछ भी समझाना। रोशनी तो बचपन से ही ऐसी है। क्या पैदाइश पर भी चाय पीती थी? अकल को हाथ मार। फिरदौस ने बुलंद आवाज में महनाज को डिपटा था। किसी को इस बात से गर्ज न था कि ये सब रोशनी के दिल को किस कदर जख्म दे रहा है। उसने जख्मी निगाह से रियान को देखा, जो आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने का इशारा दे रहा था। रियान का हुक्म तो वो सर आंखों पर रखती थी। अब भला उस हुक्म को टालने की सकत थी उसमें। अस्सलामुअलैकुम। किंजा ने उस वसी सहन में दाखिल होते हुए सलाम किया। एक बार फिर रोशनी ने उसे रश्क से देखा था। उसके दिल में हसरत जागी थी कि काश वो भी इतनी खूबसूरत और सफेद होती। वालेकुम अस्सलाम। दिन चढ़ गया हमारा, आ इधर बैठ मेरे नाल। किस कदर खूबसूरत हो गई है तू। फिरदौस ने मोहब्बत से हाथ किंजा के आगे फैलाया, जिसे थामकर किंजा उनके पहलू में बैठ गई। अबे सुन हारिस, तेरे लिए भी इतनी सफेद और खूबसूरत दुल्हन का इंतखाब करूंगी। फिरदौस ने रोशनी के भाई को पुकारा था। अरे दादी जान, मैं तो आप पर छोड़ चुका हूँ सब। सफेद ही लेकर आइएगा मेरी दुल्हन, बड़ी ख्वाहिश है मेरी। सफेद के अलावा शादी नहीं करूंगा किसी से। हारिस के अल्फाज थे या तीर जो उसे अपने जिस्मो जान में पेवस्त होते हुए महसूस हुए। एक बार भी उसके भाई ने रोशनी पर नजर न डाली थी। अगर यही शर्त रोशनी के लिए रखी जाती तो, अगर रोशनी के रिश्ते इसी बिना पर आते तो क्या वो सारी उम्र कुंवारी रह जाती? बस यही उसका जब्त टूटा था। तेजी से उठकर वो बैतुल खला में जा घुसी। उसका दिल तशक्कुर से रियान के बारे में सोच रहा था। यकीनन वो शख्स ना होता तो वो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहती, क्योंकि उसके अपने भाइयों की ख्वाहिश जानकर ही वो दंग रह गई थी। उसके भाइयों की ये ख्वाहिश थी तो न जाने बाहर के लोग उसमें क्या क्या देखते। सुन फिल्जा, इस घर की बड़ी लड़की है अब ये रोशनी। तू बोले तो रिश्ता तलाश करूं मैं इसका, और कितना इंतजार करेगी? 23 साल की होने चली है ये। आखिर घर बैठे तो कोई रिश्ता ना आएगा, जानता है सारा मोहल्ला हमें। नाश्ता करने के बाद सब चारपाइयों पर बैठे चाय पी रहे थे जब फिरदौस ने बात का आगाज किया। रिश्ते का नाम सुनकर रोशनी के हाथ में चाय का कप लर्ज कर रह गया। ऐ मेरे रब, मेरी किस्मत में रियान को ही लिखना। वो दिल की गहराइयों से दुआ गो हुई थी। जैसा आपको ठीक लगे। फिल्जा ने रोशनी की जानिब देखे बगैर एजाब में सर हिलाया था। शिकायत न कीजिए, पर माफ करना, एक बात लिखवा ले मुझसे। 35 साल से कम लड़का ना मिलेगा। आखिर को रंग भी तो देखा जाता है ना। फिरदौस को रोशनी का स्याह रंग बेहद तैश में मुब्तला करता था। खुद भी वो सफेद रंग की मालिक थी। माँ, ऐसा तो ना कहो, मेरी बच्ची का नसीब अच्छा हो, ये दुआ किया करें। चाय का घूंट लेते हुए उन्होंने रोशनी की जानिब देखते हुए कहा था, जो यकीनन आंसू जब्त किए बैठी थी।
بات کب کرنی ہے آپ نے حدیقہ تائی سے؟ وہ انکار تو نہیں کریں گی نا؟ آخری سوال پر اس کی آواز رند گئی تھی۔ بس کروں گا بہت جلد۔ اور میری امی نے کبھی تمہارے رنگ کے بارے میں کوئی بات کہی یا کچھ اور کہا؟ نہیں نا؟ تو بس یقین کرو مان جائیں گی وہ، اور نہیں مانی تو میں ہر صورت مناؤں گا۔ اس نے یقین دلایا تھا، مگر جلد ہی اس کا یقین غلط ثابت ہونے والا تھا۔ اچھا اب میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں کام کرنے۔ صوفے پر سے اٹھ کر وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے فاتی بیٹا، تو یہاں باورچی خانے میں کیا کر رہی ہے؟ نہ میری بچی، اتنی گرمی میں آگ کے آگے نہ کھڑی ہو، رنگ خراب ہو جاوے گا تیرا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹوک کر کہا اور اس کا ہاتھ تھامے باورچی خانے سے باہر لے گئی۔ تائی جان آپ جائیے، گرمی بہت ہے، میں کام کر لیتی ہوں۔ روشنی نے چولہے کے آگے کھڑی حدیقہ کو محبت سے کہا۔ آخر دل بھی تو جیتنا تھا نا ان کا۔ او میں تو تھک گئی کام کرتے کرتے، تم تو بہت ہی پیاری بچی ہو، میں تو تمہیں اپنی بیٹی مانتی ہوں، کتنا دھیان رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ اس سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی، جبکہ ان کی باتوں سے روشنی کے دل میں غلط فہمی کی لہر نے جوش مارا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کر رہی تھی، پر وہ کہاں جانتی تھی کہ کڑواہٹ سے بھرے لوگ شہد لہجوں سے ہی وار کرتے ہیں نا۔ دن گزرتے گئے تھے، جیسے جیسے دن گزر رہے تھے روشنی کے دل میں ریان کی محبت کا جزیرہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ آج کے دن اس کی خرمی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ریان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ ضرور حدیقہ سے بات کرے گا۔ صحن میں تمام افراد بیٹھے کھانا کھا چکے تھے، رات کے 9 بج چکے تھے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل حدیقہ کی آواز پر ٹوٹا۔ ماں، لوٹ لیا اس سیاہ فام لڑکی نے مجھے۔ ان کے دھارنے پر سب کی نگاہ کمرے سے آتی حدیقہ پر گئی۔ خود کو سیاہ فام کہے جانے پر روشنی لب کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آئے ہائے کیا ہو گیا، بیٹھ کر بتا۔ فردوس نے انہیں ہانپتے ہوئے دیکھ کر تنفر سے کہا۔ روشنی نے دھڑکتے دل سے چہرہ جھکائے کھڑے ریان کو دیکھا۔ کسی احتمال کے تحت اس کا دل دھڑکا تھا۔ ماں تم یقین نہیں کرو گی آج اس بدبخت ریان نے کیا کہا۔ اس نے بولا روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ سنا آپ نے؟ وہ بلند آواز میں بتا کر آنسو بہانے لگی، جبکہ وحشت سے روشنی کے پسینے چھوٹ گئے۔ فردوس سمیت سب کو ہی جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں، بول کمبخت ریان۔ فردوس غیظ و غضب کے ساتھ پوچھنے لگی۔ اس سیاہ لڑکی نے ہی پھنسایا ہے میرے شہزادے جیسے بیٹے کو۔ ارے میرا بچہ تو اتنا شریف ہے، اس بد چلن لڑکی نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ بد چلن کہنے پر روشنی کا دل ہی تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں روشنی؟ فلزا بھی صدمے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ کیا ماں تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب نہیں چھوڑوں گا میں یہ کرتوت کیے تو نے روشنی۔ روشنی کے والد صاحب اٹھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ روشنی کے چہرے پر رسید کیا۔ اس کے کرتوت بھی سیاہ نکلے اس جیسے۔ بول ریان، جو تیری ماں نے کہا وہ سب سچ ہے؟ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کے چہرے فردوس کے تیش کے خوف سے جھک گئے تھے۔ ان کے استفسار پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے ایجاب میں سر ہلا کر دوبارہ جھکا لیا۔ آئے ہائے ذلیل انسان، تجھے یہی لڑکی ملی، کوئی اور لڑکی نہ ملی؟ کیا کر دیا تو نے؟ کتنی بد چلن ہے تو، ہم نے کیا نہیں کیا؟ اور روشنی تو نے کیا کر دیا؟ اپنے گھر کو ہی تو نے لوٹ لیا۔ شاید انہیں غصہ روشنی جیسی لڑکی کو پسند کرنے پر تھا، تبھی وہ روشنی کے چہرے پر تھپڑ برسا رہی تھی۔ ان کے تھپڑ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کسی نے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ دادی معاف کر دے، میرا کیا قصور ہے، ایسے نہ کریں، میرا ارادہ غلط نہیں ہے۔ وہ فریادیں کرتی رو رہی تھی، مگر اس کے آنسوؤں سے فلزا کے سوا کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن فلزا فردوس کے مقابل بے بس تھی۔ میرا بچہ بے قصور ہے، اس کل موہی نے پھنسایا ہے میرا ریان، بولا ہے۔ اسے کیا پتا کہ یہ لڑکی کیسی ہے؟ ماں کل ہی اس منحوس کا رشتہ ڈھونڈے، نہیں تو بد چلنی ہمارے منہ پر کالک تھوپ دے گی۔ یہ بھی اظہار کرتی رہی ہے محبت کا ریان سے، شادی کی بات بھی کرتی رہی ہے۔ اس کل موہی کو نکالے یہاں سے، اگر ریان سے شادی ہو گئی تو کالی نسل نکلے گی۔
हदीका के अल्फाज तीर की तरह रोशनी के दिल पर लग रहे थे। वो तो सोच भी ना सकती थी कि हदीका के दिल में इसके लिए भी यही सब है। उनके दिल में इस कदर जहर भरा है। ये रात रोशनी के लिए दर्दनाक साबित हुई थी। बस एक कमरे में वो बंद होकर रह गई थी। कोई उससे बात ना कर रहा था। यहाँ तक कि रियान ने भी अपनी माँ के डर से जुबान को ताला लगा लिया। वो यही सोचती रहती कि न जाने मोहब्बत में बड़े बोल बोलने वाले ऐसी सूरत हाल में कहाँ चले जाते हैं। वो जिंदगी में साथ देने के वादे कहाँ दफना आते हैं। सर हाथों में थामे वो खुद को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर रो रही थी। क्या उसका मोहब्बत करना जुर्म था या उसके रंग का स्याह होना जुर्म था। घर में सबका इससे मुकम्मल बाइकआउट था। यहाँ तक कि उसके सामने रियान का रिश्ता फातिमा से जोड़ दिया गया था। कितनी मुश्किल से उसने ये अजियत बर्दाश्त की थी ये वही जानती थी। यकदम ही कमरे का दरवाजा खुला तो उसने आंसू पूंछ लिए। अम्मी, अल्लाह के लिए मुझसे आप तो बात कर लें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसने उनके आगे हाथ जोड़े थे। माँ थी वो, आखिर उनका दिल भी पिघल गया और झट से उसे गले लगा लिया। कई लम्हे वो दोनों यूं ही गले से लगकर खूब रोई थी। अम्मा ने रिश्ता भेजा था फिरोज खान के घर। आज तुझे देखने आए हैं वो। कल ही निकाह कर दिया जाएगा तेरा और रुखसती भी। उससे जुदा होकर न जाने कितनी हिम्मत जमा करके उन्होंने उसे बताया। माँ, बेयकीनी से रोशनी ने उनकी जानिब देखा था। फिरोज वही था जो उम्र में उससे 20 साल बड़ा था। ना सिर्फ बड़ा था बल्कि जुए, शराब और नशा उसके लिए एक आम सी बात थी। इस वजह से कोई भी उसे अपनी लड़की देने पर आमादा न था। अम्मी, मुझे जान से मार दे पर ऐसा ना करें, बहुत जुल्म है मुझ पर। मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, बचा ले मुझे। आप जहर देकर मार दे पर मेरी उससे शादी ना होने दे। बख्श दे मुझे, ये बड़ी सजा है मेरे लिए। मुझे जीते जी ना मार डाले। मौत की अजियत कम होगी मेरे लिए, लेकिन रोज रोज मरना मेरे लिए मुश्किल है अम्मी। वो उनके आगे हाथ जोड़े फूट फूट कर रो रही थी। फिजा के पास उसे देने को कोई तसल्ली न थी, क्योंकि फिरदौस का हुक्म कोई भी टाल नहीं सकता था। हवेली में उनके अलावा किसी की ना चलती थी। दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाए वो कमरे से निकल गई। उनका दिल भी कट कर रह गया था। सारा दिन उसका रोते रोते गुजरा था। ना खाना खाया ना नाश्ता किया, बस आंसू ही उसका मुकद्दर बनकर रह गए थे। मौत भी कम वक्त बेवफा निकली थी। सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। रियान, निकाह से चंद लम्हे पहले उसने रियान को पुकारा था। जितनी मोहब्बत से वो उसका नाम पुकारा करती थी, आज उतनी ही अजियत से उसने रियान का नाम पुकारा था। कहो, मारे खजालत के वो उससे नजरें चुरा रहा था। आज जा रही हूँ मैं, क्या नहीं था उसके लहजे में। दुख, तकलीफ, रंज, अजियत की इंतहा सब ही तो था। अपने हाथों में लगी हिना को उसने कसक से देखा था। कितने खूबसूरत ख्वाब सजा रखे थे उसने, और उन ख्वाबों की हकीकत कितनी भयानक निकली थी। माफ करना, लेकिन माँ का हुक्म जरूरी है। शर्मिंदा हूँ बहुत। दुआ है कि तुम खुश रहो और नई जिंदगी शुरू करो। उसकी जानिब देखते हुए वो दुआ दे रहा था, जबकि यही रोशनी का जब्त टूटा था, जो अपने हाथों से ही मौत के दोराहे पर खड़ा कर देते हैं। क्या उन लोगों का दिल नहीं कांपता जब वो खुश रहने की दुआ देते हैं? वो टूटे हुए दिल के साथ आंसू बहाते हुए चीख कर बोली थी। सुर्ख लहंगे में वो खुद को कफन में लिपटा महसूस कर रही थी। जो चांद जैसा बनने का कहता था, आज कैसे उसने मुझे स्याह रात में तन्हा छोड़ दिया। कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको रियान, कभी माफ नहीं करूंगी। वो चीख चीख कर रो रही थी। रियान ने दुख से उसकी जानिब देखा था। शायद तुम्हें बस मैं पसंद करता था और उसे ही मैंने मोहब्बत का नाम दे दिया था। माफ करना। वो उसका दिल चीरता कमरे से बाहर निकल गया। वो ये भी ना सोच सका कि पसंद को मोहब्बत का नाम देकर उसने रोशनी के लिए अजियत का लफ्ज पैदा कर दिया था। जाने क्यों लोग मोहब्बत पैदा करके दूसरों से खेलते हैं। रोशनी का दिल तो कट कर रह गया था। निकाह और रुखसती के वक्त उसने खुद को एक बुत तस्वुर किया था। वो एक लफ्ज नहीं बोली थी। उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था सिवाय दर्द के। रात के 10 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ था। सिगरेट की बू से रोशनी ने सर उठाकर उसे देखा। उसे देखते ही रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वो खून के आंसू थे, मगर ये खून वही महसूस कर सकती थी। दूसरों के लिए तो फकत ये सिर्फ बेरंग सा पानी था। शादी के दूसरे दिन ही उसे काम पर लगा दिया गया। घर के काम करके उसका रंग मजीद मुरझा गया था। उसकी जिंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया था।
चराग तो उससे कहीं खो ही गया था। फिरोज के दोस्त उसे गंदी निगाहों से देखते थे, मगर वो शिकवा भी न कर सकती थी। सास से भी बातें सुनने को मिलती थी कि बच्चा काला हुआ तो तलाक देकर घर से निकाल देंगी। दिन रात उसके दुआ में गुजर जाते, या अल्लाह मेरी औलाद को सफेद पैदा करना, मैं सब आप पर छोड़ती हूँ। उसके लबों पर यही दुआ थी, बस जिसने उसके साथ वफा निभाई थी वो उसके आंसू ही थे जो कभी उसे तन्हा न छोड़ते थे। हवेली में तो उसे बदचलन करार दे दिया गया था, लेकिन अब तलाक लेकर उसमें मजीद कोई इल्जाम बर्दाश्त करने की सकत न थी। शादी को 1 साल गुजर गया। रोशनी के घर बेटा पैदा हुआ था। अल्लाह का लाख शुक्र करके भी वो ना थकती थी कि उसकी दुआएं रंग ले आई थी। उसे उसकी तरह स्याह बेटा न दिया गया था। रोशनी के लिए ये मौजज़ा ही था। सब लोग अस्पताल में मौजूद थे। आज फातिमा और रियान के घर भी खुशी का दिन था। फिरदौस तो खुशी से फूले ना समाती थी। नर्स जैसे ही कमरे से निकली, सब उनकी जानिब मुतवज्जो हो गए। मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है, आप मिल सकते हैं फातिमा से। सबके हाथ बेटी के अच्छे नसीब की दुआ के लिए उठ खड़े हुए। रियान समेत सब कमरे में दाखिल हुए थे। जैसे ही सबकी निगाह झूले में पड़ी, सबके ही रंग फक हो गए थे। कहते हैं ना, मकाफाते अमल हो जाता है। रियान की बेटी भी स्याह पैदा हुई थी। उसके दिल में बेख्तियार रोशनी का चेहरा मुंडलाया था। फिरदौस समेत सबको धचका लगा था, लेकिन रियान की तो जैसे दुनिया ही पलट गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, हवेली में उसकी इज्जत भी कम होती गई। उसे कोई स्याह कहता तो रियान का दिल कट कर रह जाता। वो एक भी लफ्ज उसके बारे में बर्दाश्त नहीं करता था। जैसा बीज बोते हैं वैसा तो काटते ही हैं। उसे हर रोज रोशनी याद आती थी। उसकी दिमागी हालत कमजोर होती जा रही थी। मगर जब मजलूम अल्लाह पर मामला छोड़ देना तो फिर बदला बड़ा ही मिलता है, सजा दर्दनाक ही मिलती है। अफसोस, वक्त रियान के हाथ से गुजर चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।